हिंदुस्तानी बाज नहीं आते हो। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को इस वक्त सीधी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी की काफी अरसे के बाद हम लोग मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिन दिन बदलते हालात को जिस तरीके से उसकी तर्जमानी की है, हालात में जो बेहतरी आ रही है, जिस तरीके से बायनलाज सब लोकल मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया है, वो काबिल तारीफ है। हम लोग को ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक हालात को देखते हुए उसकी रिपोर्टिंग करना हमारे हर लिहाज से मैं समझता हूं कि फर्ज है और प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है। और हमने भी कोशिश करी कि जो हालात जमीन के ऊपर प्रवेल कर रहे हैं, मौजूद हैं, उसी के मुताबिक बात की जाए। कोई चीजें जिनकी बुनियाद ना हो उसके बारे में बात न करें। कल मैं कुपवारा गया था तो मैं आपको बता दूं, जो लोग कुपवारा शहर में काफी दिनों से नहीं गए हैं वो जाके देखें। बाजार से गुजरना मुश्किल है। आप ट्रैफिक जाम में 2-4 जगह तो फंस ही जाएंगे। हर जगह पे दुकानदारों का सामान तो है ही है, बल्कि जो देहात से आकर के जिन्होंने दुकानदारी सड़क के ऊपर अपनी सेटअप करी है, वक्ती तौर पे कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बाकी साजो सामान बेच रहा है, कोई अखरोट बेच रहा है। मुझे वो सब देख करके बड़ी खुशी हुई कि हालात का एक पहलू ये भी है कि जहां शहर में निकलने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही, लोगों के कारोबार के बीच में इतना रुझान, इतना व्यस्त है लोग, इतना बिजी हैं लोग कि वहां पर आपको निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। लगभग वैसी ही सूरत हाल बांडीपुर टाउन की है। अगर आप बांडीपुर चले जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा चल रही है और ये हवा का असर धीरे धीरे इस तरफ भी आएगा। मगर जहां भी मैं अभी ट्रैफिक जाम से निकल के ही आ रहा हूं, क्योंकि पीसीआर के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाहर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ, इस वक्त इतनी गाड़ियां चल रही हैं और लगभग दुकानों का कारोबार का सिलसिला जो है वो काफी अच्छे से चलना शुरू हो गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकई 1-2 जगह पे पेश आए। मिलिटेंट्स ने पुलवामा और शोपियां में कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। वहां पर बाहर से आके काम करने वाले एक मजदूर को मारा गया। उसके बाद जो जहां का सेब खरीदने के लिए बाहर से व्यापारी आता है, उनमें से 2 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, चरणजीत सिंह, और दूसरे संजीव अभी भी SMHS हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। लोगों ने बहुत सीरियसली इस इशू को लिया और इसकी मजम्मत बहुत लेवल पे हुई और मिलिटेंट्स को काफी जगह पर दरकारा गया इस बात के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने भी सिक्योरिटी का कुछ रिव्यू उस एरिया का लिया और सिक्योरिटी के और इंतजामात जो करने की जरूरत थी वो की गई। इसके साथ साथ जो मिलिटेंट एक्टिव हैं, जो लोगों की रोज की जो जिंदगी है उसमें दखल देते हैं, और दखल इस हद तक देते हैं कि लोगों को कारोबार करने से रोकने के लिए अगर उनको मारना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करते हैं, जैसा हमने देखा। इसी के चलते जो मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयां जो थोड़ी रुकी थी बीच में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो हम लोगों की सबकी थी, उसमें अब तेजी आई है। और इस तेजी आने के बाद एक ऑपरेशन पहले जो अनंतनाग में हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद कल का ऑपरेशन जो तराल में हुआ, राजपुरा गांव में तराल में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गजवतुल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललिहारी को दी गई थी।
हमीद ललिहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफ़ी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक्त ये ग्रुप ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके 2 और लोग हैं जिनको मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल किया, ख़ासतौर पे अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया, जिसमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, क्योंकि जैश मोहम्मद धीरे धीरे लश्कर के साथ, हिजब के साथ, इस सब के साथ अपना राब्ता जोड़ रही है। और उनकी ये कोशिश है कि जितनी अफरा तफरी, जितनी कत्ल गारत, जितनी वायलेंस जहां पर बढ़ाई जा सके, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर उसको बढ़ावा दें। हमीद ललिहारी 2016 में एक्टिव हुआ था और तब से लेके आज तक काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये शामिल था। इसने काफ़ी जगह पे जो अटैक हुए फोर्सेस के ऊपर उसमें हिस्सा लिया। काकापुरा में अटैक हुआ था, उसमें भी इसने हिस्सा लिया। इसके अलावा फयाज अहमद जो काकापुरा का रहने वाला, उसकी किलिंग हुई थी, उसके लिए भी ये शामिल था, उस कत्ल में भी इसका हाथ था। उसके अलावा पुलिस में और सिविलियन के ऊपर बहुत जगह पे जो अटैक हुए इस एरिया के अंदर, काकापुरा पुलवामा के अंदर, उसमें शामिल था। और हाल फिलहाल में जो लोगों को हरास करने की कार्रवाई, लोगों को डर और खौफ में रखने की कार्रवाई, उस कार्रवाई के अंदर भी इसकी शमूलियत थी। ये अपने ग्रुप को लेकर के अवंतीपुरा और पुलवामा के एरिया में बहुत हद तक एक्टिव था। तब से लेकर के इसने काफ़ी लोगों को मिलिटेंसी में शामिल किया। जुनेद राशिद जो मारा गया, दूसरा मिलिटेंट, इसका भाई भी मिलिटेंट था, वो भी पहले एक एनकाउंटर में मारा गया था। और अनफॉर्चुनेटली इस घर में से अगर देखें तो ये दूसरे मिलिटेंट का बनना और मारे जाना, हम लोग इस पर दुख भी महसूस करते हैं कि ये लोग जो गलत रास्ते पे चले हैं, जो पाकिस्तान एजेंसियों और इशारों के उन पे नाचते हैं, उनके चलते ये नौजवानों को वर्गला करके मिलिटेंसी के रास्ते पे ला रहे हैं। हम आज भी चाहेंगे कि नौजवान जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है वो अपना हथियार छोड़े और सही रास्ता अपनाने की कोशिश करे, क्योंकि हथियार मौत का जरिया है। हथियार मौत देता है और अपने लिए मौत का असर पैदा करता है, मौत का माहौल पैदा करता है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जाकिर मूसा के रहते भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ था, और जाकिर मूसा के बाद अगर इसकी कमांड हमीद ललिहारी के हाथ में गई तो भी तब से लेकर के आज तक नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की गतिविधियां रोकने में हम लोग तभी अच्छे से कामयाब हो सकते हैं जब जो लोकल यूथ जहां का है वो मिलिटेंसी का रुख छोड़ करके अमन के रास्ते को चुने। मुझे ये कहने में भी खुशी है कि बेशक जहां पर हालात जो अगस्त 5 के बाद जो बने, उसके चलते लोगों में खदशात थे, शकूक थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोकल लोग मिलिटेंसी की तरफ बढ़ जाएंगे और लोकल बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट बनेंगे। खुशी की बात यह है कि जितनी तादाद इससे पहले मिलिटेंट बनने की रफ्तार से होती थी, उससे बहुत कहीं कम इस अरसे के दौरान मिलिटेंसी की तरफ किसी बच्चे ने रुख किया है। हम लोग बिल्कुल कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वो मिलिटेंसी में गए। कुछ एक बच्चे ही हैं सिर्फ जिनकी तादाद 5-6 के करीब है पिछले एक अरसे में जो घरों से मिसिंग है। हो सकता है उसकी कोई और वजह भी हो, घरों से बाहर जाने की, आगे पीछे होने की, मगर ये जरूरी नहीं कि वो मिलिटेंसी के अंदर ही शामिल हुए हों। इस तरीके से मैंने जैसे कहा कि ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे। इनसे बड़ी तादाद में असला अम्यूनिशन भी पकड़ा गया है। 3 AK-47, 46 इनके कब्जे से पकड़ी गई हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस एरिया में इस ग्रुप के मारे जाने से आतंक का काफ़ी हद तक जो सफाया होगा और लोग जो डर और खौफ में यहाँ पर रहते थे, दिन दिन हरासमेंट उनकी होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फर्क आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी साहब, जो ट्रांजिशन आ रहा है जेएमके रीऑर्गेनाइजेशन के तहत 31 को जो है यूटी हो जाएगा, तो उसके आसपास एक माहौल बना हुआ है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस वापस आ जाएं, जैसे मोबाइल फिर से पोस्टपेड बंद हो जाएं या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं। इस पे आप कुछ क्लैरिफाई करेंगे लोगों के तहत? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम जिम्मेवारी से पेश आ रहे हैं
कोई भी गलत फैसला सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है। हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। सिचुएशन के मुताबिक ही टेलीफोन बंद करने का फैसला हुआ और सिचुएशन बेहतर होने के साथ ही टेलीफोन खोल दिए गए। आपको पता है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले लैंडलाइंस खोले गए, सब टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए, उसके बाद मोबाइल वॉइस कॉल खोली गई और मुझे लगता है कि हालात अच्छे रहने चाहिए। इस तरह की कोई कार्रवाई आज की तारीख में कोई जेर गौर नहीं। I think we'll just. So one supplementary question, sir. So can we say after killing of these 3 militants, the AGH is completely decimated? Wiped out. There are some OGWs there. देखिए, बहरहाल तो AGH वाइप आउट हो गई है, मगर इनका एक आंसर रहता है जो इनके पीछे OGW नेटवर्क के खाते में चलता है। उनमें से कोई अचानक कभी उभर जाता है और मिलिटेंट सफों में शामिल होता है और सामने आता है, उसके लिए कहना अभी मुश्किल होगा, मगर फिलहाल AGH खत्म हो गई है। सर, ये नवीद और जुनैद वाले पार्ट ऑफ द जैश मोहम्मद और वाले कोऑर्डिनेटिंग देखिए, ये पूरा ग्रुप जो है आज की तारीख में जैश ए मोहम्मद हर ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा को ही पाकिस्तान से हदायतें आती हैं कि किस तरह की वायलेंस करनी है, किसको टारगेट करना है और क्या लेवल वायलेंस का रखना है। उसके चलते जैश और लश्कर ये सारे ग्रुप्स के साथ तालमेल बैठाने का काम करती हैं। और ये जो हमीद ललिहारी है, इसका ग्रुप भी आपको याद होगा कि 2 गुज्जर भाई इसी एरिया में मारे गए थे। उसमें पाकिस्तान का जासर मिलिटेंट शामिल था जैसे मोहम्मद का। वो काफी हद तक इनके साथ मेलजोल अपना रख रहा था और मुझे लगता है कि अगला निशाना जासर ही होना चाहिए। When can we say that AGH has been taken over by Pakistan, since you must be knowing that when Zakir was killed, there was a video released by Lalhari saying that they were trying to get in contact, Pakistan police handlers were trying to get in contact with him so that they can get weapons, because we have seen AGH has been struggling to get weapons. So can we say by this incident that AGH is being now taken over by the Pakistan police outfits? To some extent. Difficult to say, but I would say that at a local level that connection is visible, that connection is being indicated, but I won't say that it was being directly run by Pakistan as of now. Sir, you said that there has been very low recruitment during this stage. How do you see the near future, especially during the spike in militancy or activities like recruitment, especially after abrogation of? देखिए, ये जो कमी आई है इस वक्त मिलिटेंसी में, ये पाकिस्तान को काफी परेशान कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बेहद कोशिशें हो रही हैं कि रोज और रोज मिलिटेंट्स के जहां पर पुशिंग करें और इनकी तादाद बढ़ाएं। कुछ मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बहुत सारी जो उनके अटेम्प्ट्स हैं उनको असफल कर दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। अभी भी आप देखिए अगर तो सीज फायर वायलेशन का सिलसिला रजौरी पुंछ के एरिया में, हीरानगर सांबा के एरिया में, करना और उरी के एरिया में, मशल के सेक्टर में, केरन के सेक्टर में, गुरेज के सेक्टर में लगभग रोज की बात हो गई है। और जब जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता है उसकी कोशिश होती है कि मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह पुश किया जाए। हाल ही में अभी आर्मी की कार्रवाई का भी आपने जिक्र सुना, उनके बारे में उन्होंने खुद बताया है और मीडिया में आया है। उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनको फैक्ट्स का उनको मालूम है, मगर अभी भी जो लॉन्चिंग पैड बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक्टिव है। आर्मी और उनकी ISI पूरी तरह इन्वॉल्व है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह पोषण किया जाए। Just a minute, आप बोलिए। See, it's difficult to give you exact number of militants who have come in after August 5, but their number is sizable. That much I can say. Their sightings have taken place at number of places in North Kashmir and South Kashmir, and going by that, we feel that the number is sizable. But again, I would say that number is not that big that we should be very much worried about it. That number is, as it happens always, they send some number, we deplete some number. So therefore, that process is on. So we would bring that number down. डीजी साहब, BDC चुनाव के लिए जो हो रहे हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह होगी, क्या इंतजाम? कल हम लोग कुपवारा गए थे, परसों हम लोगों ने अपने सभी ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ बात करी। बीडीसी के जो चुनाव हैं उनके लिए इंतजाम सब जगह पे कर लिए गए हैं और मैं ये समझता हूं कि बीडीसी के चुनाव पुरअमन माहौल में होंगे और अच्छे से होंगे।
kept in the camp or by the police for some time and then released after some time. We saw a lot of parents, for example, in Shirmal, 15 people were detained after that guy was killed. That truck driver was killed. So there were 15 detentions. So there is this detentions that are happening across the valley. And so how do you define that? And is this a policy or how do you define these detentions? See, there's a lot of misinformation and propaganda by some of the agencies, especially some very, very irresponsible media circles when they start quoting figures without verification, without getting in touch with us. I'm very sure that whatever action is taken, that action has got good solid basis, only then we go in for that action. We go in for that action only to see that wherever those militants have a support base in terms of OGWs and their associates, we have to pick them up. We pick them up, we verify, we leave them. In fact, overall also if you see, the arrest which took place, out of every 5 persons who were arrested, 4 were left and only about 1 was retained. We are not fond of keeping people in our custody unnecessarily. All that action was aimed at maintenance of public order. That action was very well calibrated, and therefore whenever a need arose to pick up somebody, we picked up. But after verification, after counseling of most of the youth, we left them out. And I'm happy to report that most of the places where they were counseled, they did not come back and create land order problems for us again. So those borderline involvement of cases, we have certainly been very, very liberal, very much concerned, very much human in our approach. No one has been tortured, no youngster, teenager or let's say for that matter juvenile has been arrested or detained by us. In some cases where the age was doubtful, that age has been verified, and after verification we have taken legal action, and wherever a juvenile was arrested also, provisions of the Juvenile Justice Act were followed strictly, very strictly everywhere, and we haven't tortured, we haven't harassed anyone unnecessarily. No violence from police side has taken place anywhere. टॉर्चर की बात आई है, रसाना केस में SIT के 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, तो how do you think that? मेरा ये कहना है कि हर FIR जो है वो जरूरी नहीं कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो. कभी कभी कुछ चीजें जो उनका एक मकसद होता है, एक मोटिवेशन होती है, और ये कोर्ट की डायरेक्शन आई है, ऑब्वियसली कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक देखा जाएगा. वी इन्वेस्टिगेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस. We have 17,000 number of cases registered every year, more than 17,000. It does not mean that we pick up people and torture them. So there are cases, high-profile cases, where people take resort to this kind of reactions and actions. We would certainly take action as per law, and there's nothing much to worry about that. सर, जो स्कूल गुलदार में चला है, उसके बारे में डिटेल्स क्या है और जो आने वाले एग्जाम्स हैं, क्या उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है? देखिए, एग्जाम्स बच्चों के इंटरेस्ट में हैं, बच्चों के माँ बाप के इंटरेस्ट में हैं. हम सब चाहते हैं कि एग्जाम अच्छे से हों, स्मूथली हों. हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत होगी पुलिस मदद करेगी. बच्चों को हरास परेशान करने के लिए पुलिस का कोई काम है नहीं. हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हैं, ताकि उनको कोई आकर के जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं परेशान ना करे. हम लोग एक जनरल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और बच्चों को कहना चाहेंगे कि अपना साल खराब ना करें, अपना एग्जाम सब जगह पे दें. स्कूल छोड़ने के का कोई एक मतलब कोई ऑप्शन नहीं है. वी ऑल हैव टू मेक अ कैरियर्स, वी ऑल हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड बच्चों को खास तौर पे मेरी अपील है कि बच्चे आकर के अपने एग्जाम दें, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के एग्जाम दें. पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद हमें पता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. अभी के टाइम में आप कह सकते हैं कि आपकी पकड़ इतनी है कि वैसा कोई अटैक अभी नहीं होगा या फिर प्लान हो रहा है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? कोई बड़ा मेजर फ्लटर क्रिएट करने के लिए कोई सेंसेशनल अटैक दैट मिलिटेंट आउटफिट्स? देखिए, हर चीज एंटीसिपेट करना मुश्किल है. पाकिस्तान की तरफ से तो खुली धमकियां हैं, इंक्लूडिंग देयर प्राइम मिनिस्टर, कि पुलवामा जैसे वाकये कभी भी जहां पर पेश आ सकते हैं. और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है उनके मिलिटेंट जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद उनकी तरफ से ऑपरेट कर रही है. ऐसी अगर धमकियां देते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम इस तरह का वाक़ा ना होने दें. हम लोग सतर्क हैं, हमारी फोर्सेज जो ग्राउंड पे डिप्लॉयड हैं वो सतर्क हैं, और मुझे उम्मीद है कि वी वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ एनी सच थ्रेट्स. जी साहब, क्या आप नंबर बता सकते हैं कश्मीर घाटी में कितने? नंबर की जरूरत नहीं है, नंबर बदलता रहता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.
डीजीपी दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सीधे तौर पर देख रहे थे, जिनमें उन्होंने कई मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए। उससे पहले जो कल मिलिटेंटों को मारा गया है, 3 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से है, और साथ ही साथ डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इन तीनों मिलिटेंट के मारे जाने से वादी से अंसार गज़वतुल हिंद का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब मिलिटेंसी में कमी आई है, और मारे गए मिलिटेंटों से उन्होंने कहा कि हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47 भी शामिल है।